सबसे पहले हम आज सिलेबस समझेंगे, सिलेबस से उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। ओवरऑल समझिए यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा 11 सिलेबस है, इसका आपको मोस्टली सिलेबस जो है एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। जैसे एमबीबीएस का पहला साल जो पढ़ने जाइएगा तो आप एनाटॉमी पढ़ने को मिलता है, जो आपके सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है। यानी इसमें हम फिजियोलॉजी का पार्ट बहुत ज़्यादा शामिल है, ह्यूमन से रिलेटेड, जो आपने 10th में ही पढ़ के आना हुआ, लेकिन उसको डीप वाइज में यहाँ पर पढ़ेंगे और सभी चीज़ों को समझेंगे। अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल, अगर न्यू एनसीईआरटी आपके पास है तो न्यू एनसीईआरटी में आपका सिलेबस टोटल चैप्टर दिया गया है। कितना दिया है टोटल चैप्टर? अगर किसी पुराने फ्रेंड से आप कोई किताब लेते हैं एनसीईआरटी तो उसमें 3 चैप्टर बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग कवर करेंगे, आपको सीबीएसई कवर करेंगे। तो ये टोटल जो 19 चैप्टर है आपका, इसमें अगर हम पूछे शुरुआत कैसे किया, क्योंकि देखिए आखिर जब सिलेबस की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी एक टीम बैठती है और वो सिलेबस डिसाइड करती है। तो उस एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इस 19 चैप्टर को कैसे अरेंज किया गया है वो बड़ा खूबसूरत हो जाता है। कैसे? इसमें सबसे पहला जो चैप्टर रखा गया है, उस चैप्टर को हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसमें सेल दे दिया गया पढ़ने के लिए या ह्यूमन बॉडी के बारे में दे दिया गया पढ़ने के लिए। उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये रखा गया है, इसमें सबसे पहला चैप्टर है दुनिया में जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो सर्वाइव करते हैं, जिनके अंदर सर्वाइव करने की क्षमता है, वो उसको कैसे, उसके अंदर लाइफ है, उसको जानने के लिए पहला चैप्टर रखा गया है और जिसका नाम रखा गया है लिविंग वर्ल्ड रखा गया। ये समझेंगे सबसे पहली चीज। और अगर हम पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो पूरे ऑर्गेनिज्म में अगर ओवरऑल डेटा की बात करें 13 to 14 मिलियंस ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कितना होता है? 13 to 14 मिलियन, लेकिन आउट ऑफ देम ओनली 1.7 to 1.8 मिलियन आर नोन। यानी उसमें से जानने वाले कितना है? सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन। टोटल जानने वाला नहीं, अर्थात तो अभी साइंस ना डेवलप नहीं कर पाए कि उसको पहचान कर पाए कि वो है क्या, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाना हुआ, लेकिन इतना पता है कि वो लिविंग है, जिसको हमने एलियन का नाम दे दिया। ऐसे कह सकते हैं ना, उसको एलियन कह सकते हैं। एलियन एंड अननोन, ऐसा पर्सन जिसको हम समझ नहीं पाए, उसको हमने क्या नाम दे दिया? एलियन कह दिया। जो हमारे कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, जिसको हम समझते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म उसमें फिट नहीं बैठता है, लेकिन उसके अंदर लाइफ है, इसलिए हमने उसको लिविंग कह दिया। इस तरह से कितनी टोटल स्पीसीज होती है धरती पे? 13 to 14 मिलियन, लेकिन कितना को हम जानते हैं तो क्या बोलेंगे वहां पर? 1.7 से 1.8 मिलियन को हम नोन है, उसको हम पहचानते हैं। उस चीजों को किस में पढ़ेंगे? यहां पर पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम हो जाता है लिविंग वर्ल्ड। अब ये लिविंग वर्ल्ड जो है, इसके अंदर पढ़ना है टोटल आपको ऑर्गेनिज्म के वेराइटी डाइवर्सिटी पढ़ना है, इसको बस ध्यान रखना है आपका। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2 की बारी। इस चैप्टर में जो डेटा हमने इसमें कलेक्ट कर लिया है, अब उस डेटा को यहां पर पढ़ेंगे कि उसको किस वैज्ञानिक ने आखिर अपने शब्दों को रखा कि आखिर कौन सा ऑर्गेनिज्म यहां पर कब आया है और कैसे आया है, हम कितने नंबर पे आए हैं और हमसे पहले कौन आया या हमसे बाद कौन आया, उन सब का डेटा हम जानेंगे साइंटिफिक स्टाइल से चैप्टर नंबर 2 में, जिसको हम क्या कह सकते हैं? उसका नाम होता है खूबसूरत सा प्यारा सा नाम, जिसको हमने कहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये क्लियर हो गया कि आपने टोटल वैरायटी को पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उसके साइंटिफिक रूप को जाना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब आया है, कैसे आया है, और उसके सारे कैरेक्टर को पढ़ा आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ लिया। इसमें उसको भी पढ़ेंगे जो आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सेल होना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सरवाइव तो करते हैं लेकिन उसके पास सेल नहीं होता है। जैसे वायरस, वायरस के पास सेल नहीं है। वायरोइड, वायरोइड भी क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। प्रियॉन्स, वो भी डिफरेंट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास सरवाइव करने की क्षमता है एज अ पैरासाइट। किसी होस्ट के अंदर घुसने के बाद वो लिविंग बन जाता है, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करता है, इसलिए उसको लिविंग कहते हैं। इसलिए हमने उसको भी इसमें पढ़ेंगे। किसमें? चैप्टर नंबर 2 के अंदर उसको पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है, ये बिल्कुल परिचित है और ये आप जानते हैं इसके बारे में। इसको पढ़ना है आपको, दुनिया में कितने तरह के डाइवर्सिटी वाले प्लांट पाए जाते हैं उसको इसके अंतर्गत पढ़ना है। यानी टोटल जो प्लांट्स का डाइवर्सिटी है उसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं प्लांट किंगडम कहते हैं। इसको हमने कह दिया प्लांट किंगडम। इसमें प्लांट का वैरायटी पढ़ना है। हाँ पूछ।
हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन कि वायरस इसलिए लिविंग फीचर्स में आता है और उसको इसलिए भी किसी 5 किंगडम में उसको जगह नहीं मिला क्योंकि इस क्राइटेरिया को फिक्स फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसके अंदर देखने को क्या मिल रहा है इस वायरस के अंदर कि एज अ लिविंग के जैसा इसके पास जनरेशन को बढ़ाने की क्षमता है, रिप्रोडक्शन है। जो डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल सही बात कहना हो रहा नहीं है, लेकिन इतना है कि वो सर्वाइव मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो कर रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है। मेटा मेटाबॉलिज्म बाहर नहीं कर, इसीलिए तो उसको कहा हमने ना लिविंग नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दैट मीन्स जब तक एक्सटर्नल कंडीशन में तो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही किसी होस्ट में इन करता तो लिविंग बन जाता है वो। इसलिए इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था, इसीलिए आर.एच. विटिकर जो थे उन्होंने इसको जगह नहीं दिया अपने 5 किंगडम में। इसको बोला इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, लाइकिन के बारे में भी कुछ नहीं बताया था उस टाइम। एक्चुअली बाद में पता चला कि भाई वो तो क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन अदा करता है किसके बीच में, तो वो किसके, एक फंगस के रूप में अदा करता है और एल्गी से मिलकर करता है, दोनों मिलकर बीच के सर्वाइव करते हैं दोस्त के तरह, दो दोस्त के जैसा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि जो वायरस है आपका, वायरस के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने के बावजूद भी वो लिविंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे सिचुएशन में लिविंग के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए कहा गया। इसलिए हमने इस नाम को भी रख दिया कि एज अ नॉन लिविंग भी बाहर में एक्सटर्नल कंडीशन में घूमता रहता है, नॉन लिविंग के जैसा। लेकिन बाद में उसको क्या मिल जाता है आपको, दूसरे के सेल को हाईजेक कर लेता है। जैसे किसी होस्ट में घुसेगा तो उसके सेल को क्या करेगा, सारा काम उस सेल से करना शुरू कर देगा, यानी उसको कंट्रोल कर लेगा। जैसे देखते हैं आप, हम कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अगर उसमें वायरस घुस जाए तो क्या करता है वो, अब पूरा कंट्रोल कर लेता है। देखिए ना, किसी फोन को हैक करना हो कैसे कर लेंगे, आराम से उसमें वायरस करके हम सारा कंट्रोलिंग अपने पास ले लेंगे। अब चाह के भी आप उसको कुछ नहीं कर पाएगा। सुना होगा आपने कि कोई साइट हैक कर जाता है, हैक करने का मतलब दूसरा कोई कंट्रोल कर लिया उसको, अब वो जो चाहेगा वो होगा, आप नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक एज इट इज, वैसे ही है वायरस कि उसके पास अपना घर वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉन लिविंग के जैसा है बिल्कुल। और और जब इसके पास ऑर्गेनेल, यहाँ पे जब इसके पास कोई सेल का स्ट्रक्चर नहीं तो ऑर्गेनेल कैसे होगा? हाँ, लेकिन इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल इसके पास होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो नॉन लिविंग के रूप में घूमता रहता है, बाद में जेनेटिक मटेरियल के रूप में ये काम करने लगता है। जैसे एग्जांपल वायरस में समझिए, प्लांट को जो मोस्टली इफेक्टेड करते हैं उसके पास आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है उसके पास। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है आपको कहते हैं जिसको हमने कहा आरएनए, और एक को डीएनए कहते हैं। दोनों किसका टाइप है? दोनों का दोनों न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। और ये चीज है उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। जैसे मेरे अंदर अगर डीएनए है मेरे सेल के न्यूक्लियस में, तो मेरे अंदर वो डीएनए में क्या रखा गया है, मेरे पेरेंट का गुण उसके अंदर है, यानी पेरेंट से जो नेचर मिला वो हमको मिला है। हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर वो इंफॉर्मेशन है डीएनए के रूप में। सेम उसी तरह से उसके अंदर जो आपका हमने कहा उसका जेनेटिक मटेरियल, उसमें भी आरएनए और डीएनए होता है। प्लांट को जो इन्फेक्टेड करता है उसमें आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्टेड करता है उसमें डीएनए होता है। ऐसे सब पे लागू नहीं होता, लेकिन मोस्टली की बात हम कर सकते हैं। ओवरऑल जो आपकी किताबें कह रही है उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसको चेंज कर सकते हैं इस डेटा को। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि हमने कहा कि जब किसी वायरस की बात करते हैं तो उसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, फिर भी उसको हम किसी कंडीशन में उसको हम क्या कह सकते हैं, लिविंग कह सकते हैं। किस कंडीशन में? जब वो किसी होस्ट के अंदर इन करेगा तब, नहीं तो उसको हम नॉन लिविंग में ही काउंट करेंगे। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले तो बेचारा मरा हुआ था, बाद में उसके अंदर जान आ गया। ये भी एक सरप्राइज वाली बात है, ये भी एक फ्लैश। अगर न्यूज होता तो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, एक ऐसा लिविंग जो पहले तो मरा हुआ था बाद में जिंदा हो गया, ब्रेकिंग न्यूज के जैसा आ जाएगा। ये बड़ा सरप्राइज वाली बात, बड़ा अनोखा सा ये वर्ड हो जाता है। न्यूज वालों को इतना नॉलेज हो तो बच्चा ये फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज में चल जाए वहां पे। आपने देखा होगा कि एक ऐसा एनिमल जिसके पास ब्लड ही नहीं है, एक ऐसा एनिमल जिसके पास सर नहीं है तो आंख नहीं है। अरे बिल्कुल होता है। जो 11th के स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट को बिल्कुल पता होगा कि एनिमल जो होता है किसके पास सर नहीं होता। हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्राइटेरिया को समझेंगे तो बातों को समझेंगे, हम लोग पूरे सीन को समझेंगे, पूरा सिलेबस, उसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे। तो हमने कहा चैप्टर 3 में क्या है आपका, पूरे प्लांट के डायवर्सिटी को पढ़ना है। कौन प्लांट पहले आया, उसके बाद कैसे आया, आखिर एपी कैंडोले भाई साहब ने किस बातों को कहा था प्लांट किंगडम के बारे में। जैसे ऐसे नॉर्मली 5 तरह का वैरायटी होता है, डायवर्सिटी होता है प्लांट का, जिसमें से सबसे पहला एल्गी आता है, जो आप 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने।
जनरली ये अपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा 9th में, जब सीनियर लेवल में लोग आते हैं 11th में आते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले एल्गी आया, उसको थैलोफाइटा कहते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइटा आया। दोनों के अंदर एक खास बात है कि दोनों के पास पानी खींचने वाला पाइप नहीं है। जैसे पानी खींचने के लिए एक पाइप होता है ना, तो इसके पास नहीं है। उस पाइप का नाम दिया हमने जाइलम। क्या कह दिया? जाइलम। तो ना एल्गी के पास होता है और ना ही ब्रायोफाइटा के पास होता है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन वास्कुलर प्लांट कहते हैं। और वास्कुलर नॉन वास्कुलर के आधार पर किसने डिवाइड किया था इस प्लांट किंगडम को, तो उसको कहेंगे एपी कैंडोले ने। किसने किया था? एपी कैंडोले ने किया था। बात को ध्यान रखिएगा, जाइलम फ्लोएम के बारे में उन्होंने बताया था। अब उस बेसिस पर हम बात किया हमने कि टेरिडोफाइटा आता है, वो पहला वास्कुलर प्लांट होता है जिसे पहली बार पत्ता देखने को मिलता है। उसके सैकड़ों साल बाद आता है जिम्नोस्पर्म, फिर उसके कुछ सालों बाद आता है आपका एंजियोस्पर्म, जो लास्ट प्लांट होता है। उसको चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल वाइज पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में इसको भी लिखेंगे पहले सिलेबस लिखने के बाद। ये जो थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम है, इसके बाद आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें चौथा नंबर आता है एनिमल के बारे में। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, इसको हम बॉटनी कहते हैं। सेकेंड चैप्टर कहा, इसको भी बॉटनी कहते हैं। थर्ड चैप्टर पढ़ा, इसको भी हम बॉटनी कहते हैं। लेकिन जैसे फोर्थ चैप्टर की बात करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे जूलॉजी के बारे में, और जिसको एनिमल किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे यहां पर जूलॉजी। एनिमल किंगडम कह दिया हमने। इसमें टोटल एनिमल को पढ़ना है, जितने भी धरती पर होते सबको पढ़ना है। ऐसे डेटा याद रखिएगा, एनिमल का रेशियो ज्यादा है कंपेयर टू प्लांट। प्लांट 0.5 मिलियन के आसपास है, लेकिन ये बेचारा 1.25 है। बड़ा सरप्राइज वाली बात है, एनिमल की संख्या ज्यादा है। और एनिमल में भी सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा होता है, जिसको इंसेक्ट वाला कैटेगरी हम कहते हैं। आगे पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। ये चार चैप्टर आपका बेसिक हो जाता है। ये नॉर्मली इतना आने के बाद आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाएगा आगे पढ़ने के लिए। अब यहां से कहानी को शुरू करेंगे। हमने प्लांट में सबसे लास्ट प्लांट का नाम रखा फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। सबसे लास्ट इस धरती पर आने वाला प्लांट्स का नाम क्या होता है? एंजियोस्पर्म, जिसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। उस प्लांट के बारे में पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में। और उस चैप्टर का नाम क्या होता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब मॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है बाहरी रूपरेखा का स्टडी करना, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यानी किसी बाहरी रूपरेखा का स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। समझ गए इस बात को? तो इसीलिए आपका चैप्टर नंबर 5 जो पढ़ना है, उसको पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी। अब बताइए, मॉर्फोलॉजी जब पढ़ना है, इतना लिख लिया आपने? इतना? चलिए आगे देख। अब बताइए कि मॉर्फोलॉजी जो पढ़ना है, तो मॉर्फोलॉजी का अर्थ हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो किसी फ्लावरिंग प्लांट में वो क्या क्या दिखता है? हाँ, और भी चीजें, फूल दिखेगा, फ्लावर दिखेगा, स्टेम दिख जाएगा, तना दिखेगा आपको, लीव्स पत्ता दिख जाएगा आपको, यही सब नहीं दिखेगा आपको? उसके स्टेम के अंदर ही सारी चीजें आ गया। अब उसको काटेंगे तब अंदर में मिलेगा, उसके अंदर का स्ट्रक्चर, जैसे ट्रैकिड हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, वो अंदर में मिलेगा। तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम। बाहर से जो आंखों से जो विजिबल है उसको रखेंगे आप। जो आंखों से हमारे विजिबल है उसको रखेंगे। आप फ्रूट, फ्रूट को रख सकते हैं, फ्लावर को रख सकते हैं, स्टेम को रख सकते हैं, लीव्स को रख सकते हैं, रूट्स को भी रख सकते हैं। रूट्स को भी तो निकालेंगे तो देख सकते हैं। जो चीज हमारे आंखों से विजिबल है उसको हमने किस में रखा? मॉर्फोलॉजी में रखा। तो मॉर्फोलॉजी में सबको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने कहा सबसे टफ चैप्टर में से एक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह, फॉर्मूला वगैरह इसके अंदर पढ़ना है। फ्लावर का पूरा अरेंजमेंट पढ़ना है, थोड़ा सा टफ हो जाता है चैप्टर, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट वाला हो जाता है। इसमें आपको, इसके लिए आपको पूरा का पूरा फैमिली याद होना चाहिए। फ्लावर का जो होता है, प्लांट का जो फ्लावर फैमिली होता है, उसको याद रखना पड़ेगा। तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। तो आपको याद करवाएंगे 10 से 11 तो जरूर याद करवा देंगे। हमने लिखा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी किसी फूल वाले पौधे के अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इन द सेंस स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बार बार कह रहे हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर मेरा मॉर्फोलॉजी पढ़ना हो, मेरा अगर ह्यूमन बींग्स का, तो मेरा मॉर्फोलॉजी क्या है? मेरे पास हाथ है, आंख है, बाल, जो दिख रहा है वो सब, जो दिख रहा है उसको स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। चलिए उसके बाद आते हैं एमबीबीएस में जब जाइएगा आपको, तो ह्यूमन का एनाटॉमी पढ़ना है। एनाटॉमी यानी काट के अंदर का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी पढ़ना है, ये चीज।
इसके बाद है जी, अब इसके बाद हमने कहा एनाटॉमी, लेकिन ये एनाटॉमी जो है किसका है, तो वही सेम फ्लावरिंग प्लांट्स का एनाटॉमी है, यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स कह दिया। ये फ्लावरिंग प्लांट्स का एनाटॉमी कह दिया। अब इसके बाद बारी आती है आपको 7वें नंबर पे। तो अब तक जो सीन देखा, बीच में सिर्फ एक 4 नंबर चैप्टर, जो 4 नंबर चैप्टर था, उसी को हमने कहा कि वो एक आपका जूलॉजी आता है। बाकी सारे जितना भी वर्ड लिखा सब बॉटनी में आता है। ये भी बॉटनी है, इसके 7 नंबर भी बॉटनी है, लेकिन जैसे ही यहां पर लिखेंगे 8 नंबर, तो वो भी आ जाता है बॉटनी, जिसको हम सेल कहते हैं। 8 नंबर चैप्टर सेल, जो सबसे आसान में काउंट करते हैं, और जनरली यहीं से कुछ शुरुआत करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे। आखिर एक्सपर्ट ने लिखा है तो कुछ तो रिस्पेक्ट करेंगे हम लोग एक्सपर्ट का। नहीं तो आखिर तो अगर ऐसा रहता सेल ही को पहले कर देता, सेल को तो किया नहीं उसने, इसीलिए एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी सिलेबस बनता है ना, बहुत सोच समझ के बहुत एक्सपर्ट एक्सपीरियंस वाले बैठे रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं किसको पहले रखा जाए, जो चीज़ों बातें में बच्चों को समझ में आ पाए। हमसे ज्यादा वो क्या करते हैं, वहां पर बहुत थिंकिंग होता है, एक्सपर्ट बहुत सारे बैठे रहते हैं, रिसर्चर स्कॉलर बैठे रहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई कौन सी चीज बच्चों को पहले समझ में आएगा, उसके बाद आगे चीजें वो समझ पाएंगे। इसीलिए लेकिन यहाँ मोस्टली देखिएगा कि 8 नंबर पहले कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सीरियल वाइज ही चलना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहता है। चलिए, सेल इसलिए किया जाता है क्योंकि मोस्टली बच्चे सेल पढ़ के आते हैं तो उसको चीजें कैच हो जाता है, तो बच्चे इंप्रेस होते हैं, वाओ कितना बेहतरीन है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सीरियल से ही पढ़ना होना चाहिए। सेल यहां पर लिख दिया हमने, सेल का मतलब हो गया द यूनिट ऑफ लाइफ। ये अपने 8 क्लास से भी पढ़ा होगा, ये सब चैप्टर पढ़ा होगा आपने। 9 नंबर चैप्टर जो होता है, इस इतना बेहतरीन चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर पढ़ना है 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर, सेम नाम भी सेम है केमिस्ट्री में जो नाम है, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। आपके सेल के अंदर फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उन सब मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, बायोमोलिक्यूल। उसको पढ़ना है आपको, सभी को अच्छे से 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे, उसके केमिकल को पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूले को पढ़ेंगे, उसके अमीनो एसिड को पढ़ेंगे, प्रोटीन कैसे अमीनो एसिड से बनता है, फैट को तोड़ते हैं फैटी एसिड बनता है, वो कैसा होता है, उसका कंपोजिशन कैसा, उसका फिगर कैसा होता है, उसको हम केमिकल फॉर्मूले रूप में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, हर एक बात को यहाँ पर पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से, क्योंकि ये चैप्टर सेम टू सेम आपके 12th में सेम, कोई अंतर नहीं है उसमें, ये ध्यान रखिएगा। वो अलग बात है, बायो में थोड़ा सा लोग कम पढ़ाता है, लेकिन है उतना ही कंटेंट दिया रहता है उसके अंदर। चलिए इसके बाद आते हैं यहाँ पे, हाँ कौन सा, ओ एम जी, हाँ 7 चैप्टर छूट गया आपका, कोई बात नहीं। 7वां नंबर बेचारा अधूरा रह गया, इसमें एक 7 नंबर हम लोग जूलॉजी ऐड कर देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स एक 7 नंबर ऐड कर दी इसमें। 7 नंबर छूट, डेट देखिए नंबरिंग भी छूट गया डेटा भी छूट गया, चलिए कोई बात। चलिए यहाँ पर ये जो है 7 नंबर चैप्टर हम किसको कहते हैं, तो 7 नंबर चैप्टर होता है, इसको कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यानी किसी एनिमल के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये किस में आएगा बताइए, बॉटनी की जूलॉजी, जूलॉजी में आ जाएगा 7 नंबर। 8 नंबर से फिर बॉटनी शुरू हो गया, 9 नंबर बायोमोलिकुल्स कह दिया हमने। 10वां नंबर चैप्टर जो होता है, इसको हम कहते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कहते हैं, सेल साइकिल एंड डिवीजन कहते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कहते हैं। ये 10 चैप्टर आपका हो गया, लेकिन अभी तक आपको एक चीज एहसास हो रहा होगा कि हमने यहाँ पर सेल लिखा है, बायोमोलिक्यूल्स लिखा है, फिर सेल साइकिल लिखा है, इससे ये पता चला ये तीनों चीज आपस में रिलेट कर रहा है। सेल के अंदर होता है जो कार्बोहाइड्रेट, जो फैट, जो प्रोटीन, उसको इसमें पढ़ना है। वो सेल डिवाइड कैसे होता है, 1 से 2 कैसे बनता है, कोई पार्ट कट जाता है तो फिर से नया से स्किन कैसे आता है, उसको इसके अंदर पढ़ना है। यानी सब सेल से ही रेट कर रहा है, तीनों एक जगह रख दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बारी आती है हमको 11 नंबर चैप्टर, वो भी बोटनी से ही है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर नंबर 11, इसको पढ़ते हैं।
जो भी हायर प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। सोचिए 10th में हमने बस कुछ ही पढ़ा था, एक पेज के बारे में पढ़ ली, इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर एक चैप्टर बना दिया गया। अब सोचिए कितना डिटेल पढ़ना होगा कि फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन कैसे होता है, लाइट रिएक्शन कैसे होता है, इन सबको अच्छे से वाइज इसमें पढ़ेंगे। कौन से स्ट्रक्चर में होता है, आखिर रिएक्शन किस तरह से होता है, कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होती है, इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उन सबको इसमें पढ़ना है। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसके अंदर रिएक्शन बहुत ज्यादा है जो आपको बिल्कुल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देगा। इसके अंदर रिएक्शन इतना ज्यादा है, सोचिए। इसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है उसको पढ़ना है। किसके अंदर? चैप्टर नंबर 12 में पढ़ना है। 13 नंबर आ जी। अभी सारा बोटनी ही चल रहा है, अब बोटनी ओवर होगा, यहां से बोटनी ओवर हो जाएगा। इसमें पढ़ना है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। इसको लिखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें एक चीज लॉजिक है यहाँ पे, जब हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो समझ में आ रहा है कि प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करता है, वो बात समझ में आ गई भाई। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा तो वो अपना एनर्जी को गेन करेगा एटीपी के रूप में, इतनी चीजें समझ में आ रही है। हम लोगों में ऐसा ही होता है जैसे प्लांट में होता है। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो इसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर ग्रोथ कैसे होता है और उसका डेवलपमेंट कैसा होता है। उससे पहले एक कंपोनेंट को समझिए। नाइट्रोजन जो होता है किसी भी प्लांट्स के बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में काम करता है। अगर हमारा बॉडी ग्रोथ करता है, वो इसका कारण क्या है? उसका कारण सिंपल सा लॉजिक है, हमारे अंदर प्रोटीन चाहिए तो हमारा मसल्स ग्रो करेगा। मसल्स ग्रो करने के लिए वो क्या चाहिए? प्रोटीन। लेकिन सेम चीज अगर हम प्लांट पे तुलना करते हैं, प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? तो आंसर क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। लेकिन ये प्रॉब्लम है प्लांट के साथ कि डायरेक्ट से प्लांट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। हाँ, ब्लू ग्रीन अलगी करता है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वो क्या करता है? वो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है या नाइट्राइट्स में, यानी अमोनिया में बदल, नॉर्मली समझिए अमोनिया में कन्वर्ट करता है, तो जाकर प्लांट उसको गेन कर पाता है। अगर डायरेक्ट से प्लांट को नाइट्रोजन लेने की बारी है तो नहीं ले सकता है। प्रॉब्लम है इसके साथ। नाइट्रोजन तो बहुत सारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ज्यादातर गैस के रूप में नाइट्रोजन ही है, फिर भी उसका मजबूरी है कि वो डायरेक्ट से नहीं ले सकता, एक मेडिएटर चाहिए उसको। इसीलिए हमने कहा जब अमोनिया के रूप में कन्वर्ट होता है तो उसको वो गेन कर लेता है और उसके ग्रोथ में काम करता है। उस कंडीशन में इसमें बहुत सारा हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। उस हार्मोन को पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर आपसे पूछा गया फल पकता है कौन से हार्मोन के कारण? इथाइलिन के कारण हो जाता है। अगर फिर पूछ लिया जाए आपको कि उसका एब्सिशन होता है यानी उसके मुरझा जाना होता है, फिर उसका फल जो कहते हैं पत्ता पीला पड़ के गिर जाता है, फिर उसका पूछा गया आपसे कि उसका प्लांट जो ग्रोथ करता है वो किसके कारण? गिबरलिन वगैरह हार्मोन होता है, उसका सेल का इलोंगेशन होता है, यानी जितनी भी चीजें होती है सबका कारण हार्मोन होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के रूप में। ये छोटा चैप्टर है, बस हार्मोन को पढ़ लेंगे कहानी खत्म हो जाए। ये वाला चैप्टर, ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है क्योंकि थोड़ा सा प्लांट हार्मोन को पढ़ के हम यहाँ पे ओवर कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर, 14 नंबर चैप्टर। इसमें क्या लॉजिक है? अब जब हम इसकी बात करते हैं, इस लॉजिक की बात किया हमने, तो इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? इसमें सबसे जरूरी चीज हो जाता है कि प्लांट जो है, प्लांट का कहानी अब होता है खत्म। अब यहां शुरू होगा जूलॉजी। पूरा चैप्टर अब जूलॉजी का होगा। एक जगह कलेक्शन देख लिया हमने बॉटनी का, अब जूलॉजी का शुरू करते हैं। इसमें पढ़ना है आपको 14 नंबर चैप्टर, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। यानी कैसे हम गैसियस हमारे अंदर एक्सचेंज कैसे होता है, ब्रीथिंग कैसे होता है, उन सबको यहां पर हम अच्छे से समझेंगे। नॉर्मली समझिए ह्यूमन रेस्पिरेशन को पढ़ना है, जनरली रूप में समझिए, एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। उसके बाद 15 नंबर पे आता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, और उसका सर्कुलेशन कैसे होता है। तो हमारे अंदर फ्लूइड कौन सा पाया जाता है? ब्लड। ब्लड को पढ़ेंगे। ब्लड से रिलेट करता है हार्ट, हार्ट को पढ़ लेंगे। फिर अब हार्ट से रिलेट करता है ईसीजी कैसे होता है, उसको पढ़ेंगे। स्टेथोस्कोप किसको कहते हैं? बीपी कैसे मेजर करते हैं, हाई बीपी लो बीपी कैसे होता है, उन सबको इसमें अच्छे ढंग से हमको पढ़ना है। बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा एक चैप्टर हो जाता है। इसको कहते हैं बॉडी फ्लूइड
बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी फ्लूइड कैसा होगा और उसका सर्कुलेशन कैसा होगा उसको इसमें पढ़ लेना है। अब ये आपको टोटल अभी जूलॉजी चलना स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसका एलिमिनेशन कैसे होगा, यानी किडनी की बात कर रहे हैं। यानी हमारे अंदर से वेस्ट मटेरियल कैसे निकलता उसकी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 में करेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लिखेंगे यहां पर चैप्टर नंबर 16। इसको लिखा हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कैसे आपके शरीर से एग्जिट करता है, जो डाइजेस्ट नहीं होने वाली प्रोडक्ट है उसको कैसे एलिमिनेट करता है उसको पढ़ना है। और उसको देखेंगे इसमें कौन कौन सा ऑर्गन से वो टच करता है, उन सबको डिटेल वाइज यहां पर पढ़ना है हमको। इसके बाद बारी आती है वो चैप्टर, इसको भी आपने 10th में पढ़ा था, लेकिन अब यहां पे जो चैप्टर है इसको नहीं पढ़ा है आपने, इसको आपने 10th में नहीं पढ़ा है, ये आपको नया मिल रहा है। इसको इसमें क्या ना पढ़ना है आपको, न्यू में क्या पढ़ना है आपको, इसके अंदर न्यू में पढ़ना है आपको, जिसको हम क्या कहते हैं, उसे हमने कहा कि लोकोमोशन और मूवमेंट कैसे होता है। जैसे हम चल पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, तो मूव क्यों कर पा रहे हैं कि मेरे पास बोन का स्ट्रक्चर है। इस हाथ की बात करें तो इसमें टोटल 30 यानी 30 हड्डियां हैं, जिसको ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यहाँ पर छर्रे के जैसा 8 हड्डी है। छोटा छोटा छर्रा देखा है आपने, उस जैसा यहाँ पर 8 हड्डी है, उसको कार्पेल कहते हैं। यहाँ हथेली का जो हड्डी है यहाँ पर 5 हड्डी मेटा कार्पेल कहते हैं। ये उंगली जो है इसमें 14 हड्डियां हैं, उसको फैलेंजेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3, फिर यहाँ 6 और ये 9, ये 12 और ये कितना होगा 2, 14 हड्डियां टोटल काउंट कीजिएगा। यहाँ पर 30 हड्डी हो जाता है, इसमें 30, इसमें 30, पैर में भी 30, इसमें भी 30, 120 हड्डी तो यहीं पर है। फिर 12 यहाँ पर रीब हड्डी, उन सबको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। पूरे के पूरे स्केलेटन सिस्टम को पढ़ना है चैप्टर नंबर 17 में, जो आपको नया मिलेगा पढ़ने के लिए। बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर है आपका, जिसको कहते हैं हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये एक नया चैप्टर आपको मिलता है। इसके बाद 18 नंबर चैप्टर जो आपने पढ़ा है वो नॉर्मल जनरली है, ये आपने पढ़ा है। न्यूरल कंट्रोल, ये तो आपने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है इसको। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है स्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर पढ़ना है आपको स्केलेटन सिस्टम, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर पढ़ना है स्केलेटन सिस्टम। यानी आपकी हड्डियां कैसी होती है उसको पढ़ना है, और इसमें पढ़ना है आपको नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और ब्रेन कैसे काम करता है उसको इसके अंदर पढ़ना है। फाइनली आता है 19 नंबर की बारी, और ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। क्योंकि इतना खूबसूरत चैप्टर है, इसको पढ़ने के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जबरदस्त हो जाएगा। इमोशंस, चेहरे के इमोशंस को पढ़ना है इसके अंदर, इतना खूबसूरत चैप्टर है, चेहरे के इमोशन को पढ़ना है, इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये चेहरे के इमोशंस को बताता है, और ये इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चेहरे के इमोशंस से ये मतलब होता है कि आपको कैसे आपका जो फीलिंग होता है, किसी को देख के आप उदास होते हैं, किसी को देख के आप स्माइल करते हैं, पेरेंट कुछ बोलते हैं तो चेहरा उदास हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो मन खुश हो जाता है, रिजल्ट आता है चेहरे पे खुशी आती है, रिजल्ट खराब होता है तो मन उदास हो जाता है। उन सब का आंसर मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 19 के अंदर। कैसे पेरेंट अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है, हमको फील एहसास होता है, दिल से अटैचमेंट होता है, वो सब का आंसर मिलेगा 19 नंबर। बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर है, तो सबके लास्ट में मिलेगा गिफ्ट के रूप में आपको। इसको पढ़ेंगे हम लोग, जिसका एक प्यारा सा खूबसूरत सा नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यानी केमिकल कैसे आपके अंदर रिलीज हो रहा है, जिससे आपका फेशियल, आपका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, उसको पढ़ना है इसके अंदर, केमिकल कोऑर्डिनेशन। हाँ, जैसे हाँ डोपामिन कह सकते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कैसे होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, स्माइलिंग हार्मोन क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, लव हार्मोन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या है, कार्टिसोल क्या है, इन सब को पढ़ना है। स्ट्रेस कैसे हमें हो जाता है, यानी हर रिक्स लेते हैं, एड्रेनलिन क्या होता है, किससे हम रिक्स कैसे लेते हैं,
यानी लड़कों में एग्रेशन ज्यादा होता है कॉम्पेयर टू फीमेल। ये सब क्यों होता है, इन सब का आंसर मिलेगा चैप्टर नंबर 19। बहुत बेहतरीन सा। ये आपका इस सिलेबस तक आते आते हमको लगता सिलेबस हम लोग का हो चुका है, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग अब इसके बाद कहानी शुरू करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, हमारे सिलेबस का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया ओवरऑल चैप्टर में पढ़ना क्या है उसका थोड़ा सीन समझ लेते हैं। सीन ये समझिए कुछ बेसिक चीज, फंडामेंटल चीज हो जाता है। जैसे एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बायो आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, आखिर इसमें पढ़ने को मिला क्या आपको। सबसे पहले चीज समझिए कि बायो जो है, बायो में हमको पढ़ना है जितनी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बारे में पढ़ना है। जनरल चीज हो गया ये चीजें, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बायो के बारे में। क्या पढ़ लिया हमने, दोनों को अलग अलग कर दिया हमने। दोनों को अलग करते हैं तो इसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिविंग लिख सकते हैं, यहां पर कन्वर्ट कर दिया हमने। ये भी लोगोस वर्ड से बना होता है। लॉजी जो किससे बना है, एक ग्रीक वर्ड लोगोस से बना हुआ जिसका अर्थ क्या होता है, हाँ स्टडी होता है, बस ये में। अब इस स्टडी को अगर हम कन्वर्ट करें तो स्टडी ऑफ लिविंग कह सकते हैं, और इस लिविंग का मतलब ही होता है लाइफ। जिसके अंदर भी लाइफ है उसको लिविंग कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टडी ऑफ लाइफ भी कही है, स्टडी ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं, किसका अर्थ, बायो का अर्थ हो जाता है। जनरली आपने ये चीज समझ लिया। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लाइफ को स्टडी करना क्या कहलाता है, बायो कहलाता है। जनरल ये हम लोग इंट्रोडक्शन में आ गए। इसके बाद अगर आपके सिलेबस की बात करते हैं तो इस सिलेबस में बायो का दो ब्रांच होता है, पहले नंबर और दूसरे नंबर में बांट दिया हम। फर्स्ट ब्रांच जो होता है उसमें सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ना है, उसको हमने बॉटनी कह दिया। दूसरे में सिर्फ एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको जूलॉजी कह दिया। अब यहां पर सीन ये आ गया कि प्लांट का स्टडी, एनिमल का स्टडी करना हमने जान लिया। किसी का ब्रांच, ब्रांच तो बहुत सारा होता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग हमने दो दिया यहाँ पर, लेकिन ब्रांच बहुत सारा होता है बायो का, ध्यान रखिए। लेकिन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बॉटनी और जूलॉजी को अलग किया, कि बॉटनी यानी प्लांट वाले को अलग कर दिया, एनिमल वाले जूलॉजी को अलग कर दिया। जो हमने सिलेबस अभी समझाया था उसमें ये दोनों फिट बैठ जाता है, इसलिए दो वर्ड को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आते हैं इसके पैटर्न पे। अब सोचिए कि आखिर इस बायो को इंट्रोड्यूस किसने किया है, किसी ने तो इंट्रोड्यूस किया होगा। तो इस बायो जो वर्ड की इंट्रोड्यूस की बात करते हैं तो हम 18 सेंचुरी के बाद, 19 सेंचुरी की शुरुआत की बात करेंगे, 1802 की बात करेंगे। 1802 में व्यक्ति थे, फ्रेंच और जर्मन से बिलोंग करते थे। फ्रेंच कहने का मतलब हो जाता है लमार्क, और अगर जर्मन की बात करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रिवेर्नस। क्या कहा हमने, ट्रिवेर्नस कह दिया। और एक भाई साहब ट्रिवेर्नस जो थे उनको बॉटनिस्ट कह सकते हैं, और नेचुरलिस्ट थे आपके फ्रेंच, जिसको हम क्या कहा हमने, लमार्क कह दिया। अब ये दोनों व्यक्तियों ने क्या करा, डिसाइड किया कि इस सिलेबस का एक नाम होना चाहिए जिसको हमने क्या कह दिया है, बायोलॉजी कह दिया है। तो अब इस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि टर्म बायोलॉजी किसने दिया, हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी। तभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा, लमार्क और लमार्क एंड ट्रिवेर्नस। क्या कह दिया हमने, लमार्क और ट्रिवेर्नस कह दिया हमने। इसमें सबसे जरूरी चीज था इसके अंदर कि आप
इसको इंट्रोड्यूस आज से 3000 साल पहले किया गया। मतलब शब्द भले ही 1802 में दिया गया है, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस बहुत पहले किया गया था। कब? इसके बारे में जो लिविंग के बारे में है, इसके बायो के भगवान जिनको कहते हैं, उनका नाम एरिस्टोटल हो जाता है। उन्होंने आज से बहुत साल, 3000 साल पहले उन्होंने बता दिया और ये कहा कि जो बायो होता है यानी बायोलॉजी जो होता है, उसको हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने व्याख्या जो होता है, एक्सप्लेनेशन सिर्फ दो के बारे में दिया। प्लांट और एनिमल को इंट्रोड्यूस किया था, सिर्फ प्लांट और एनिमल को ही दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया और उसको एज अ सिलेबस इसमें रखा उन्होंने। अब इसमें हम बात करेंगे उस सम्मान के अकॉर्डिंग, दुनिया ने उनको सम्मान दिया और उनको कहा फादर ऑफ बायोलॉजी कह दिया। तो यहां पर लिख सकते हैं एक टर्म, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कह सकते हैं हम लोग? किसको कहेंगे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कह दिया, एरिस्टोटल कह दिया। और जब बायोलॉजी के बारे में उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था, इसमें ज्यादातर एक्सप्लेनेशन उनका एनिमल पे था। यानी उस जमाने में उन्होंने बताया कि किसके अंदर आरबीसी है, किसके अंदर नहीं है। इतना उस जमाने में, जब माइक्रोस्कोप 1940 में आया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया था? 1940 में आया हुआ है। और उस जमाने में उन्होंने बताया इतनी बड़ी बात कि एनिमल भी दो तरह का होता है, एक ब्लड वाला, एक विदाउट ब्लड वाला, जो काबिल तारीफ है। इसलिए दुनिया ने इनको सम्मान दिया, एक और सम्मान दिया, इनको कहा फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा। इसको देखते हुए कि उस टाइम में, अभी अब आपसे अगर किसी अननोन स्टूडेंट से पूछा जाए कि एक ऐसा एनिमल जिसके पास सर ना हो, जिसके पास ब्लड ना हो, तो वो बच्चा बहुत सरप्राइज हो जाएगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगा कि ऐसा भी एनिमल होता है जिसके पास ब्लड नहीं हो। लेकिन ये चीज आज से 3000 साल पहले उन्होंने कह दिया। किसने? एरिस्टोटल ने कहा। तो दुनिया ने इस बात के लिए सम्मान दिया, दूसरा सम्मान दिया उनको, उनको कहा उन्होंने फादर ऑफ जूलॉजी कह दिया। हाँ, इनको बहुत सारे नामों से जानते हैं। इनको इनको फिलोसफर भी कह सकते हैं, इनको कह सकते, नेचुरलिस्ट भी कह सकते हैं, बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, बहुत चीज़ों से जाना जा सकते हैं। सिर्फ इनको ये नहीं कहेंगे बायो, नहीं बायो के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया, बहुत ये एज अ सोशल ग्रुप में बहुत सारी बातों को दुनिया के सामने रखा। हाँ बिल्कुल, ये अपनी बातों को दुनिया के सामने रखना, अपने थॉट को दुनिया के सामने रखना, ये भी उन्होंने कहा। सिर्फ इनको नेचुरल हम नहीं कह सकते। देखिए, जब कोई स्टैंडर्ड व्यक्ति होता है ना, तो अपने थॉट से दुनिया को अलग रूप से देखता है, उसको देखने का अंदाज अलग होता है, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए, इसको कह दिया हमने एरिस्टोटल, एरिस्टोटल कह दिया। अब दो दो सम्मान मिल गया इनको। अब बारी आती है किसके बारे में? तो बॉटनी की बारी आती है। तो बॉटनी के बारे में, प्लांट्स के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई प्लांट एक छोटा सा हर्ब होता है, एक श्रब, उससे थोड़ा सा बड़ा झाड़ी यानी श्रब हो जाता है, और एक बड़ा जो होता है वो ट्री होता है। ज़्यादा कुछ इन्होंने बताया नहीं यहाँ पर, इसलिए प्लांट्स के बारे में का रोल इनको नहीं मिला। इनसे बहुत ज़्यादा कन्वेंस इनके स्टूडेंट थे जिनका नाम थियोफ्रेस्टस होता है, उनको ये सम्मान दिया। उन्होंने प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, इसलिए दुनिया ने उनको सम्मान दिया और उनको कहा फादर ऑफ, क्या नाम रख सकते हैं यहां पर? बोटनी कह दिया, फादर ऑफ बोटनी कह दिया। तो फादर ऑफ बोटनी जो होता है, किसको कहा हमने? थियोफ्रेस्टस को कह दिया। थियोफ्रेस्टस, बस ये ध्यान रखिए, थियोफ्रेस्टस। हाँ, खून नहीं होता है, ऐसा भी एनिमल है, ऐसा भी एनिमल जिसके पास सर नहीं है, खून नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख भी नहीं है, फिर वो एनिमल है। एनिमल क्यों क्या? अब उसको एनिमल क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन है। थॉट क्या है कि वो हीटरोट्रॉफ होता है, मतलब वो ऑटोट्रॉफ नहीं कर सकता है। पहला कंडीशन ये, यानी दूसरे से न्यूट्रिशन गेन करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को पूरा करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खुद से खाना थोड़ी बनाते हैं। अब बोलिए खुद से बनाते हैं, किचन में जाकर खुद से बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, तो प्लांट्स को बनाते हैं, नॉन वेज बनाते हैं, दो चीज़ तो करते हैं ना, हम लोग खा लेते हैं। तो इससे हमने क्या देखा कि हमारा डिपेंडेंसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर है, इसलिए हम हीरोट्रॉफ है। सेम उसी तरह से उसके साथ आता है। ऐसे भी एनिमल, इसके पास चलने फिरने की क्षमता नहीं, फिर भी वो एनिमल है, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो खा लेता है बेचारा, इसलिए उसको कह सकते हैं। उसका नाम क्या है? बहुत सारा नाम है, पॉरीफेरा, अभी पढ़ेंगे हम लोग, आएंगे कहानी पे। हाँ, आप लोग समझते हैं एनिमल का मतलब उसका आंख होना चाहिए। हाँ, मैंजीफेरा इंडिका तो प्लांट है, वो भाई अभी, हाँ आएंगे अभी।
आएंगे, टेंशन मत लीजिए, कम से कम 25 नाम जरूर याद करवाएंगे। आप भी फ्लुएंट बोल पाएगा 25 नाम जरूर, सबको याद करना जरूरी है। क्या? अब बस ओवर ही कर रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।